ओके जी। तो लास्ट टाइम हमने गालिबन गिट का काम किया था, और गिट का हमारा एक स्टेप रह गया था कि हमने इस गिट को गिट हब पे क्या करना है, पुश करना है और फिर सिंक करना है। आज जब हम ये काम अपना कंप्लीट करेंगे, आज का काम उसको इंक्लूड करके फिर हम आखिर में गिट को क्या कर लेंगे, अपलोड करके गिट हब के साथ उसका फ्लो भी बता दूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू एक्चुअली स्पेंड दिस होल लेक्चर अगेन इंटायरली ऑन गिट। तो कल तक के गिट के स्टेप्स सबको समझ आ गया ना? ये स्टेप्स हम डेली बेस पे कर रहे होंगे। अगर आपको कल सही समझ नहीं भी आए तो हम डेली उसको जितना भी काम करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे हम वही 3-4 कमांड यूज करके गिट ऐड करेंगे, गिट कमिट करेंगे, गिट पुश करेंगे। तो ये विल कीप ऑन डूइंग दैट। तो इंशाल्लाह आपको कहे बगैर साथ याद रहेंगी। हमारा आखिरी काम जो था, जो हमने गालिबन किया था, वो था कि हम क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, और हमने ये सीखा था कि उस रिक्वेस्ट में डाटा कैसे भेजते हैं। डाटा भेजने के, क्लाइंट से सर्वर पे डाटा भेजने के 3-4 तरीके हैं। उनमें से हमने एक पढ़ा था कि हम रिक्वेस्ट की बॉडी में डेटा भेज सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी था कि हम रिक्वेस्ट की, सॉरी, हम क्यूरी स्ट्रिंग में डेटा भेज सकते हैं, यूआरएल की क्यूरी स्ट्रिंग। तीसरा तरीका यह था कि यूआरएल में बतौर पैरामीटर्स डेटा पास कर सकते हैं, यूआरएल पैराम्स बोलते हैं जिनको। और ये एक तरीका इम्प्लीमेंट किया था, दो का खाली कहानी सुनाई थी कि होता है ऐसा भी। सो लेट्स डू दैट। कि मैं एक दफ़ा सिमुलेट कर देता हूँ जो हमने लास्ट टाइम काम किया था। व्हाट हम इस राउट पे रिक्वेस्ट डाली थी /products/new। तो फ्रंट एंड से /products/new, और हमने एक ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ से भेजी थी, और इसने इस फंक्शन को ट्रिगर किया था। और इस फंक्शन में हमने क्या किया था, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, यानी बॉडी में जो आने वाली इंफॉर्मेशन है उसे रिसीव किया था, और फिर उसी को रिस्पॉन्स में वापस भेज दिया था। दैट वाज ओनली रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। फर्क सिर्फ ये था कि बीच में हमने, इस दफा रिक्वेस्ट के बीच में हमने क्या भेज दिया था, रिक्वेस्ट की बॉडी, बॉडी में जेसन डेटा। तो यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं है, ठीक है। आज हमने ये करना है कि हमने 3 टियर एप्लीकेशन का फ्लो पूरा करना है, कि हमने डेटाबेस की बात करनी है, और डेटाबेस की बात करके अच्छा, हमने डेटाबेस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, डेटाबेस इंस्टॉल करने का तरीका भी बता दिया था, मोंगो डीबी। ओके, आई गॉट इट। कंपैरिजन भी पढ़ लिया था, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में, ठीक है, एकदम काफी करीब है। तो मैं यहाँ पे मोंगो एसक्यूएल या मोंगो डीबी कंपस ओपन करता हूँ, और हमने एक बेसिक सा डेटाबेस भी शायद बना लिया था, और वो डेटाबेस यूआई में बनाया था। तो वी डोंट हैव टू डू दिस, हमें इसको करना है डिलीट, बिकॉज हमें ये सारा कुछ बनाना है किसके थ्रू, मनस्टैक से। तो मैं इस डेटाबेस को भी डिलीट कर रहा हूँ, ड्रॉप, और आई एम लेफ्ट विद ओनली वन डेटाबेस विद 3 डिफॉल्ट वन, दोज दैट वर प्री एग्जिस्टिंग, so I don't have to touch it। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको कर दें बंद। सबसे पहले इन ऑर्डर टू टॉक टू द डेटाबेस, हमें अपने बैकएंड सर्वर को डेटाबेस की एप्लीकेशन के साथ लिंक करना है। यानी इट्स इंपॉर्टेंट कि नाउ आर एप्लीकेशन विच इज द मनस्टैक बैकएंड इज गोइंग टू टॉक टू द थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, द सेपरेट एप्लीकेशन विच इज द डेटाबेस। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, we have to actually talk about a way through which we can connect our application with the database application. So how can we do that? याद रखिएगा कि मैंने आपको एक डायग्राम बताई थी, अगर, और हम अगर सारी डायग्राम्स को एक ही जगह ड्रॉ करें तो मे बी हमारी हिस्ट्री भी मेंटेन रहेगी। सो दैट वाज रेजर आयो। तो इसको हम कह देते हैं जी, दैट वाज अंडरस्टैंडिंग गिट, एंड नाउ इसको कर दें क्लोज, और यहाँ से एक नई डायग्राम कर दें। और यार शेप नहीं है, न्यू फाइल, और इसको नाम दे दें, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेटाबेस डीबी कनेक्शन। कहाँ से करूं, अच्छा ये डॉक्यूमेंट या कैनवस। ओके, सो
करने क्या वाले थे, हाँ, मेरे पास ये है मेरी बैकएंड की एप्लीकेशन। दिस इज कॉल्ड एज नोड नोड जेएस या एक्सप्रेस जेएस बैकएंड। और मेरे पास ये है, अब हम फ्रंट एंड की लेयर डिस्कस कर चुके हैं इसलिए मैंने फ्रंट एंड को स्किप किया हुआ है, अज्यूमिंग दैट यू ऑलरेडी नो इससे पीछे फ्रंट एंड है। और ये मेरे पास है जी मोंगो डीबी डेटाबेस। अब होना ये है बेसिकली कि मेरे जो नोड जेएस या बैकएंड या पूरी जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन में या मन स्टैक की एप्लीकेशन में हम जितनी भी जगहों पे डाटा की ट्रेवलिंग, डाटा की कम्युनिकेशन या डाटा की मूवमेंट करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, या जावास्क्रिप्ट में करते हैं या ये जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में करते हैं या जेसन फॉर्म में करते हैं। ये दो प्रोमिनेंट है, तो अब मैं इसे नॉर्मली जेसन ही कह देता हूँ। जेसन और जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस है, जेसन स्ट्रिंग है और जावास्क्रिप्ट नॉर्मली जो है वो नॉन स्ट्रिंग है। तो हम पूरी बैकएंड में डाटा के साथ डीलिंग करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और मोंगोडीबी में हम जो इन्फॉर्मेशन के साथ हैंडल करते हैं वो भी किस फॉर्म में करते हैं, डॉक्यूमेंट्स में। तो डॉक्यूमेंट्स लुक लाइक एन ऑब्जेक्ट बट दे आर एक्चुअली नॉट एन ऑब्जेक्ट। डॉक्यूमेंट को हमारा बैकएंड नहीं समझता और हमारा बैकएंड जो है वो हमारा बैकएंड डॉक्यूमेंट को नहीं समझता और डॉक्यूमेंट जेसन को नहीं समझता। समझ आइए बात। तो हम अभी तक जो बात कर रहे हैं यहाँ पे सारा का सारा काम किस में हो रहा है, जेसन में हो रहा है। यहाँ पे सारा का सारा काम वो किधर गई, फ्री फॉर्म, यार क्या हो गया ये, यहाँ पे सारा का सारा काम क्या हो रहा है, जेसन में हो रहा है। और यहाँ पे सारा का सारा काम क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स में हो रहा है। तो अब ये डॉक्यूमेंट जेसन को नहीं समझता, जेसन डॉक्यूमेंट को नहीं समझता, तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक। तो इसके लिए अ रेस्क्यू केम इन द फॉर्म ऑफ अ मोंगूज। देयर इज अनदर पैकेज और अ लाइब्रेरी जिसको हम कहते हैं मोंगूज, और बेसिकली दैट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन act as a bridge between database and a backend application। तो ये mongoose क्या है बेसिकली, ये यूं समझें कि बैकएंड और डेटाबेस के दरमियान बतौर ब्रिज काम करता है। ये एक लाइब्रेरी है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, नथिंग एल्स। ये कुछ बिल्ट इन फंक्शंस एक्सपोज करती है, जिन फंक्शंस को हम एक्सपोज करके डेटाबेस के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं और डेटाबेस के साथ ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के। ऑपरेशंस का मतलब क्या है, डेटाबेस में कोई नई एंट्री डालनी है, एक रिकॉर्ड क्रिएट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, सर्च करना है, सॉर्ट करना है, फिल्टर करना है, ये जितने भी ऑपरेशन है वो सारे के सारे हमने डेटाबेस में करने होते हैं। सो सिंस देयर इज नो डायरेक्ट वे through which we can communicate or we can let our backend communicate with the database, so that's why we use this mongoose। और ये इसका प्राइमरी रोल क्या है mongoose का, ये बेसिकली इट टेक्स द JSON objects and it converts it into the documents and vice versa। It takes the document and converts into the JSON which is understandable by the backend। तो इसको इसलिए कहते हैं, यानी mongoose को हम ODM भी कहते हैं। एंड ODM इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मैपर या ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मैपिंग। तो इसका मतलब यह है कि इट विल टेक एन ऑब्जेक्ट एंड इट विल मैप दैट ऑब्जेक्ट टू द डॉक्यूमेंट, और इसके रिवर्स काम भी ये करेगा, इट विल टेक अ डॉक्यूमेंट एंड विल मैप इट इनटू द ऑब्जेक्ट। तो इसको लिए इसलिए इसको क्या कहते हैं, mongoose क्या है, एक ODM है। अच्छा, ये हम डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे हैं, आपको पता है हमने शुरू में दो किस्म के डेटाबेस पढ़े थे, एक एसक्यूएल और एक नो एसक्यूएल। एसक्यूएल टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और नो एसक्यूएल डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ठीक है। तो फ्यूचर में पॉसिबल है कि आप कभी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो आपको क्लाइंट कहे जी कि मुझे मोंगोडीबी इस्तेमाल नहीं करना, मुझे क्या इस्तेमाल करना है, रिलेशनल डेटाबेस, पोस्टग्रेसक्यूएल या माईएसक्यूएल। तो कहां पे आपको चेंज करना पड़ेगा, पूरा का पूरा डेटाबेस माईएसक्यूएल सीखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको सिर्फ ओडीएम के बजाय एक और लाइब्रेरी है जिसको हम कहते हैं ORM, दैट स्टैंड्स फॉर, तो क्या लगाएं क्या, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। इसका मतलब रिलेशन किसको कहते हैं, टेबल को कहते हैं। टेबल का टेक्निकल नेम डेटाबेस की लैंग्वेज में रिलेशन होता है, एक होता है रिलेशनशिप, एक होता है रिलेशन। रिलेशनशिप रिलेशन में फर्क है।
ये हमारा रियल टाइम वाला रिलेशन नहीं है कि रिलेशन और रिलेशनशिप एक ही जैसा। तो रिलेशन टेबल का दूसरा नाम है टेक्निकल जुबान में, ठीक है। तो अगर बिलफर्ज आपने ये बैकएंड से मोंगोडीबी को प्लग आउट करके माइस्क्यूएल या पोस्टग्रेसक्यूएल या कोई भी एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस प्लग इन करना होगा, तो आपको ओडीएम के बजाय क्या इस्तेमाल करना होगा, ओआरएम। ये बाकी जितनी भी क्यूरीज हैं ये इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ बिल्ट इन फंक्शन होंगे। हम जो यूज करेंगे वो एडीएम ओडीएम के बिल्ट इन फंक्शन होंगे, और आप जब इस्तेमाल करेंगे अगर जरूरत पड़ी रिलेशनल डेटाबेस की, तो फिर उसकी जगह आप क्या इस्तेमाल करेंगे, ओआरएम। ORM or ODM both act as a bridge between our backend and database application, and they expose large number of functions which let us perform the desired operations on the database through our backend. क्लियर हो गई बात जी, आपको भी क्लियर है? तो अब ये जो मोंगूज है ना, ये एक लाइब्रेरी है, लेट्स एक्सप्लोर दिस। तो मैं जाके यहाँ पे लिखूंगा जी मोंगूज, और वैसे मोंगूज पता है क्या होता है? हाँ, ठीक है। तो खतरनाक चीज है। तो इस मोंगूस में मोंगूस का अगर आप ऑफिशियल पेज ओपन करेंगे तो सबसे पहले उसने दिया हुआ है कि लेट्स फेस इट, राइटिंग मोंगोडीबी वैलिडेशन कास्टिंग एंड बिजनेस लॉजिक बॉयलर प्लेट इज अ ड्रैग, दैट्स व्हाई वी रोट मोंगूस। मतलब तो समझ गए होंगे कि आपको मोंगोडीबी की वैलिडेशन, उसकी कास्टिंग और उसकी बिजनेस लॉजिक और उसका बहुत सारा बॉयलर प्लेट अगर आपको खुद मैनुअली करना पड़े तो इट्स काइंड ऑफ अ ड्रैग, ये बहुत लंबा चला जाएगा काम। तो इन्होंने क्या किया है, मोंगोडीबी को लिखकर वो सारे के सारे काम को इनकैप्सुलेट करके बड़े सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। नाउ वी कैन डू दैट। नाउ वी डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील, वी हैव टू फोकस ऑन बिल्डिंग द व्हीकल बाय यूजिंग द व्हील्स दैट हैव ऑलरेडी बीन डिस्कवर्ड बाय समवन, ठीक है। तो इसलिए डोंट ट्राई टू री इन्वेंट द व्हील, इफ समथिंग हैज ऑलरेडी बीन रिटन ट्राई टू यूज इट एंड फोकस ऑन द बिजनेस लॉजिक दैट यू आर फॉर द एप्लीकेशन दैट यू आर एक्चुअली डेवलपिंग। तो इसने मुझे होम पेज पे खुद ही बता दिया जी कि मोंगूस को इस्तेमाल कैसे करना है। तो डेटाबेस की कनेक्शन के लिए सबसे पहले आपने यहीं से हेल्प लेनी है। तो मेरा पहला स्टेप क्या है कि आई हैव टू, इन ऑर्डर टू लेट माय एप्लीकेशन कम्युनिकेट विद द डेटाबेस, आई हैव टू क्रिएट और एस्टैब्लिश अ कनेक्शन। उस कनेक्शन के एस्टैब्लिशमेंट के लिए आप सर्वर के अंदर डायरेक्ट कोड लिख सकते हैं, लेकिन मैं चूंकि ऑलवेज रिकमेंड करता हूं कि आप सेपरेशन ऑफ कंसर्न को मेंटेन रखें, हर चीज सेपरेटली रखें ताकि उसकी स्केलेबिलिटी वाला फैक्टर जो है वो आप अचीव कर लें। मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, किसी फोल्डर के अंदर नहीं बल्कि बाहर। कीप एवरीथिंग डीसेलेक्टेड एंड देन क्लिक इट, ये फोल्डर रूट डायरेक्टरी में बनाएगा। इसको आप कहें जी कन्फिग, और इस कन्फिग के अंदर एक और फाइल बना लें आप db.js, और इस db.js में आपको क्या करना है, एक फंक्शन बना लें। क्योंकि डेटाबेस कनेक्शन के लिए हमें क्या चीज चाहिए होगी, मोंगूस चाहिए होगा। तो हम सबसे पहले मोंगूस को क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। वी डिडंट इंस्टॉल इट, सो लेट द सर्वर रनिंग, कीप रनिंग, और मैं कहूंगा जी npm i mongoose। वंस इट इज इंस्टॉल्ड लेट्स गो बैक। आप यहां से देख लें डॉक्यूमेंटेशन, या आप मोंगूज की npm रेपो को देख लें, npm पैकेज को देख लें, ठीक है। मोंगूज के npm में जाएंगे तो यू विल फाइंड काइंड ऑफ अ सिमिलर थिंग, जो भी आपके लिए रीडेबल है, इजीली रीडेबिलिटी है तो उसको बता दे, उसको आप ले लें। तो हम इसका कौन सा सिंटेक्स यूज करेंगे, ES6 वाला, बिकॉज ES5 हमारा काम ही नहीं करेगा, हमने वो मॉड्यूल चेंज किया हुआ है। तो आई ट्राई टू इम्पोर्ट इट लाइक दिस, और यहाँ पे आके मैं सबसे पहले ये करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जो इसने बहुत सारे तरीके बताए हुए, उसने कहा जी आप इंपोर्ट करने के बाद ये वाला काम करें, और या ये वाला काम करें, या फिर ये वाला काम, अच्छा ये वाला काम अगला है। तो हम कनेक्शन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक अपना फंक्शन बना लेते हैं, const connect db, दैट्स गोइंग टू बी अ कॉल बैक फंक्शन। ये फंक्शन इसलिए कि हम इस फंक्शन को कहीं बाहर से कॉल कर सकें, एक्सपोर्ट, क्योंकि इस फंक्शन को हम दूसरी फाइल से कॉल करेंगे। कनेक्ट डीबी के अंदर जाके आपने चुप करके ना बिल्कुल शरीफ आदमियों की तरह ये काम कर लेना है। और बेहतर है कि आप प्रोमिसेस वाला काम यूज करें। उसकी वजह यह है कि इट्स अ नेटवर्क एप्लीकेशन, यू नेवर नो हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग टू टेक, दैट्स व्हाई बेटर टू एक्चुअली मेक इट एन एसिंक कॉल। डेटाबेस एक सेपरेट एप्लीकेशन है, हमारा सर्वर एक सेपरेट एप्लीकेशन है। सो बेटर टू एक्चुअली, और
इसी तरह अगर कोई फाइल रीडिंग कर रहे होंगे, कोई एक्सटर्नल, जो हमने रिएक्ट में बात की थी, रिएक्ट और इसका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट बेटर नॉट टू ब्लॉक द मेन थ्रेड ऑफ एन एप्लीकेशन। एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन का मेन थ्रेड ब्लॉक, पता है ना, जावास्क्रिप्ट इज सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन, बहुत बड़ा इंटरव्यू क्वेश्चन है, किसी ने आज तक एक्सप्लोर किया व्हाट डज सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन मीन। फिर अगला सवाल ये आता है कि अगर मल्टीपल थ्रेड रन करने हो कंकरेंट तो फिर क्या करेंगे। खैर अभी तो आप बेसिक में, तो एडवांस लोग, बहुत ज्यादा एडवांस लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं, जब बंदा कहीं नहीं फंसता ना, फिर वो नोड.js के आर्किटेक्चर वाले सवाल निकालते हैं इस तरह के। ठीक है, खैर चले, मैंने आपके जहनों में डाल दिया, आप जरा आप इसको गौर कीजिएगा। तो मैंने सिंपली क्या किया, एक्चुअली डेटाबेस कनेक्शन के लिए ये सिर्फ एक लाइन थी, लेकिन चूंकि ये बेसिकली मैंने कहा एसिंक ऑपरेशन है, तो मैंने इसलिए इसके पीछे वेट लगा दिया। अब वेट के लिए मस्ट है, तो जिस फंक्शन में आप वेट लगा रहे हैं उसको क्या होना चाहिए, ये तो नहीं पता है आपको ना? हाँ, चले थोड़ी देर के लिए रटा लगा ले, मैं अगली किसी सेपरेट क्लास में इट्स अ सिंटैक्टिकल शुगर ऑफ अ प्रोमिसेस, यानी प्रोमिसेस को लिखने का जरा बेहतरीन अंदाज ये है कि आप एसिंक का वेट को इस्तेमाल करें, इट्स नथिंग मोर देन दैट, प्रोमिसेस ही हैं बेसिकली। तो ये जो याद कराइएगा लाजमी किसी क्लास में। अच्छा, mongoose डॉट कनेक्ट में आपने डेटाबेस का यूआरएल देना है, आपका डेटाबेस जिस सर्वर पे रन हो रहा है उस सर्वर का यूआरएल, और स्लैश के बाद अपने डेटाबेस का यूआरएल। मेक श्योर कि मैंने जो डेटाबेस बनाया था वो डिलीट कर दिए। तो अब जब आप ये यूआरएल किसका है, मोंगोडीबी कैंपस में देखा था ना 127.0.0.1, ये किसका एड्रेस है, लूप बैक एड्रेस, यानी अपने इसी सिस्टम का। आप इसकी जगह लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्लैश में जिस नाम से आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं वो नाम दे दें। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ECOMMERC, इस नाम से तो पहले से मौजूद एरर देगा, तो साथ में क्या कर देता हूँ 14, यानी ई कॉमर्स बैच 14 या B14 कर ले, ताकि आपका वो नाम जो है वो जाहिर हो जाए। ये बात जाहिर होगी। तो अगर तो आपको ये एसिंक का वेट मैंने नहीं पढ़ाया, तो फिलहाल आप ये काम भी कर सकते हैं, ये तो पढ़ाया हुआ है ना, डॉट देन, ये तो पढ़ाया हुआ है ना, कि अगर ये डॉट देन करे तो फिर ये करो, एक कॉल बैक फंक्शन, डॉट देन हमेशा एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, ये भी आपको पता है। तो इसमें आप सिंपली क्या कर लो, लॉग कर लो कि डेटा बेस इज कनेक्टेड। इसका मतलब ये है कि ये डॉट देन तभी चलेगा जब ये कनेक्शन क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर एरर आएगा तो क्या देगा, डॉट देन के बाद ये सारे काम तो पता है ना आपको। तो मैंने आपके लिए आसानी कर दी कि इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट एसिंक अवेट, तो डू इट लाइक दैट। वो जो एरर की इंफॉर्मेशन है वो इस एरर के ऑब्जेक्ट में मिलेगी, आप इसका नाम कुछ भी दे दें और इस पूरे एरर को ये डाल दें और ये कर दें। अब ये चूंकि लाइन बहुत लंबी हो चुकी है, तो आप डॉट देन को भी निचली लाइन में ले आए और डॉट कैच को भी निचली लाइन में ले आए, दैट्स काइंड ऑफ लाइक लुक लाइक दिस। तो ये फंक्शन क्या करेगा, अगर ये MongoDB, इट विल ट्राई टू एग्जीक्यूट और मेक कनेक्शन विद द MongoDB अगेंस्ट दिस यूआरएल, इफ दिस गेट्स सक्सेसफुल इट विल रिटर्न अ प्रॉमिस। ये क्या रिटर्न करेगा, प्रॉमिस। तो उस प्रॉमिस के दो तरीके हैं, या तो एक किस एसिंक का वेट के साथ उसे हैंडल करें, या फिर डॉट देन के साथ हैंडल करें। एसिंक का वेट हमने पढ़ा नहीं, दैट्स व्हाई मैंने मिटा दिया। तो डॉट देन में जाएगा, तो डॉट देन में कॉल बैक फंक्शन आता है, कॉल बैक फंक्शन में ये कंसोल लॉग एग्जीक्यूट करेगा डेटाबेस कनेक्टेड, और अगर एरर आएगा तो वो एरर में ये लॉग दिखाएगा, और जो भी एरर आएगा उस एरर की इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ मिलेगी। और ऑब्वियसली ये लॉग कहाँ दिखेगा, सर्वर की कंसोल पे। ठीक है, लेट्स क्लोज दिस वन, लेट्स रीस्टार्ट द सर्वर, वो ऑलरेडी हो गया। अब मेरा डेटाबेस कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा, लेकिन कब होगा, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, क्योंकि फंक्शन को डिफाइन किया, तो इसको कॉल मैं ज़ाहिर बाहर से जाके कर सकता हूँ। लिहाजा which is the suitable place to connect the database right when your server is in the running stage। जो ही सर्वर रन हो, तो सर्वर के रन होते ही साथ ही क्या कर लें, डेटाबेस को कनेक्ट भी कर लें। तो मैं यहाँ पे जाके क्या करूंगा, इंपोर्ट, चूंकि वो आपका नेम्ड इंपोर्ट है, तो वो किस में होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट में होना चाहिए, नेम्ड है ना, वेरिएबल है। इसको आप यहां से उठा के यहाँ पे कॉल कर लें डायरेक्टली। ठीक है जी। अब आप अगर सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे तो यू विल बी सीइंग टू थिंग्स, सर्वर इज रनिंग, डेटाबेस इज कनेक्टेड।
तो अगर ये डेटाबेस कनेक्ट नहीं होगा, यानी इतना काम हुआ तो डेटाबेस ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगा। दैट्स द एंटायर थिंग दैट वी हैव टू डू फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी। अगर अभी मैनुअल स्टेप करना पड़ता तो मोंगूज ने जो कहा था, इट वुड बी अ ड्रैग फॉर अस, इनफैक्ट इट वुड टेक अस लॉन्गर टू डू दैट। तो हमारा डेटाबेस क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। सो अब हम क्या करेंगे कि वी आर नाउ इन अ पोजीशन, डीबी को बंद कर दें, सर्वर को भी बंद कर दें। करना क्या चाहते हैं हम, कंट्रोलर में आए, यहाँ पे आए कि यूजर ने जो इन्फॉर्मेशन फ्रंट एंड से भेजी है वो इन्फॉर्मेशन हम अब कहाँ भेजना चाहते हैं, डेटाबेस में भेजना चाहते हैं। तो पहला स्टेप, सॉरी, हाँ हाँ भैया, अभी तो हमने डेटाबेस भी नहीं बनाया। तो ये जो मैंने कहा था ना कि आपको खुद मैनुअली डेटाबेस वगैरह या कलेक्शन वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, वो सारा कुछ खुद ब खुद क्रिएट होगा। ठीक, इवन दो ये मैंने यहाँ पे डेटाबेस स्पेसिफाई किया ना, अभी ये डेटाबेस भी क्रिएट नहीं हुआ होगा जब तक मैं कोई एक कलेक्शन इसके अंदर क्रिएट नहीं करूंगा। तो डेटाबेस भी क्रिएट, लेट्स डू दैट। डेटाबेस कनेक्टिविटी हो चुकी है ना, लेकिन ये कलेक्शन क्रिएट नहीं हुई होगी, अगर मेरी बात सच हो जाए, अल्लाह करे। कलेक्शन, सॉरी, अभी डेटाबेस भी क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो फिर कनेक्ट किससे हुआ है, वो कनेक्ट सर्वर से हुआ है अभी। तो डेटाबेस ये खुद क्रिएट करेगा, अभी तक देख लें वो पुराना डेटाबेस ही पड़ा हुआ। कब क्रिएट करेगा, जब हम पहली कलेक्शन ऐड करेंगे। तो कलेक्शन हम मैनुअली कुछ नहीं ऐड करेंगे, सारा कुछ इधर से ऐड होगा। ठीक है, अभी आधा हुआ है ना, बल्कि पाव हुआ है अभी। तो अभी फ्लो पूरा होगा तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्या था, हमने डेटाबेस को, डेटाबेस और अपने सर्वर का कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। वंस कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड, वो हो चुका है, यहां से उसने कहा जी डेटाबेस कनेक्टेड। अगला काम यह है कि अब हमने क्या बनाना है, एक कलेक्शन बनानी है, क्योंकि कलेक्शन के बाद तो काम होता नहीं है। कलेक्शन बनाने के लिए मोंगो डीबीज में, अच्छा, कलेक्शन में क्या क्या चीज हमें करनी पड़ती है स्पेसिफाई, कलेक्शन में कितनी फील्ड्स होंगी, हर फील्ड की डेटा टाइप क्या होगी, और अभी तक तो ये आपको दो ही चीजें पता है कि जो हम कलेक्शन बनाते हैं तो उसमें कलेक्शन के अंदर क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या होते हैं, फील्ड्स होती हैं। तो हमने सर्वर पे ये स्पेसिफाई करना है कि इस नाम की कलेक्शन बनाओ, उस कलेक्शन में जो डॉक्यूमेंट होगा उस डॉक्यूमेंट की ये फील्ड्स होंगी, और हर फील्ड की क्या क्या टाइप होगी। आपने देखा ना कि आईडी है तो उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी, नेम है तो उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी, एज है तो उसकी टाइप क्या होगी, नंबर होगी, स्किल है तो उसकी टाइप क्या होगी, अरे होगी, जिसमें अरे ऑफ स्ट्रिंग मल्टीपल स्किल्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें स्पेसिफाई करनी है। तो याद रखिएगा कि कलेक्शंस बनाने से पहले हमें जो भी डेटा डेटाबेस में स्टोर करना होता है, उस डेटाबेस का, सॉरी, उस डेटाबेस में स्टोर होने वाली कलेक्शन का स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है। क्या डिफाइन करना होता है, स्ट्रक्चर, कि हाउ वुड आवर फाइनल कलेक्शन लुक लाइक, हाउ शुड इट लुक लाइक। तो कैसी दिखनी चाहिए, हम स्पेसिफाई करेंगे जी कि आईडी की टाइप, कॉलम का, सॉरी, फील्ड का नाम क्या होना चाहिए, उसकी टाइप क्या होनी चाहिए। दूसरी फील्ड का नाम क्या होना चाहिए, उसकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग होगी कुछ और होगी। तीसरी फील्ड क्या होनी चाहिए, उसकी डाटा टाइप। तो ये सारी की सारी, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटा डाटा। क्या बोलते हैं, डेटा अबाउट डेटा। तो ये मेटा डाटा सारा हम डिफाइन करेंगे, और वो डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए मैंने जब आपको ये पढ़ाया था ना कि हम जो डिजाइन पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो, साथ साथ हम रेजर भी सीख गए। तो जो डिजाइन पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो है एम वी और सी। तो एमवीसी का मतलब अभी वैसे जो वी वाला पार्ट है ना, वी वाला पार्ट हम, क्योंकि वो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आएगी, वी का मतलब है व्यू। तो आप सिर्फ एम और सी को फोकस करें। सी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सी मींस कंट्रोलर, कंट्रोलर मींस बिजनेस लॉजिक, बिजनेस लॉजिक मींस ये सारा काम, डेटाबेस रिक्वेस्ट लेना, रिसीव करना, अंडरस्टैंड करना, फिर उसको आगे भेजना, फिर वहां से रिस्पॉन्स लेना, रिस्पॉन्स वापस लाके उसको प्रिपेयर करना, प्रिपेयर करके वापस क्लाइंट को भेजना। तो आप सपोज करें कि दिस इज व्हाट, दिस इज कंट्रोलर, और दिस इज काइंड ऑफ मॉडल,
और दिस इज काइंड ऑफ व्यू। ये ऊपर नीचे किसी तरतीब में भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो फ्लो होता है, व्यू से रिक्वेस्ट हमेशा कहां जाती है? कंट्रोलर में जाती है। तो आप सपोज करें कि हम जो पोस्टमैन से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वो सर्वर तो बीच में है ही है, लेकिन मैं अभी सर्वर को बाईपास करके एक्चुअल डिजाइन पैटर्न फॉलो कर रहा हूं। सर्वर तो इंप्लीमेंटेशन है उसकी ना, लेकिन रफ स्केच ये होता है कि आपकी रिक्वेस्ट डायरेक्ट कहां जाती है? कंट्रोलर में जाती है। तो कंट्रोलर के अंदर वो फंक्शन लिखा हुआ है, वो फंक्शन बेसिकली उसको क्या करता है? रिक्वेस्ट को एंटरटेन करता है, अंडरस्टैंड करता है। अगर इस रिक्वेस्ट में कोई डाटा की रिक्वेस्ट नहीं की गई या कोई डाटा रिक्वेस्ट में नहीं लाया गया, तो सिर्फ क्या करेगा? सर्वर रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी और सर्वर से वापस क्या आ जाएगा? रिस्पांस आ जाएगा, और रिस्पांस वापस किधर आ जाएगा? क्लाइंट पे आ जाएगा। और ये क्या है? हमारा रिक्वेस्ट रिस्पांस साइकिल कंप्लीट। यानी कंट्रोलर में रिक्वेस्ट गई, कंट्रोलर ने उसका क्या दे दिया? वो रेस्ट डॉट जेसन और उसके अंदर जो भी डेटा, वो रिक्वेस्ट व्यू को रिसीव हो गई। जो काम हम अब करने लगे हैं ना, कि अब व्यू ने साथ में रिक्वेस्ट में क्या भेजा? डेटा भेजा। अब डेटा को सर्वर हैंडल नहीं कर सकता, तो हम कंट्रोलर में बिजनेस लॉजिक लिखेंगे कि जो डाटा क्लाइंट से रिसीव हुआ है, उस डाटा को कहां भेज दो? डेटाबेस में भेज दो। अच्छा, डेटाबेस की लेयर में यहां बना देता हूं। सपोज करेंगे ये क्या है? बैकएंड पे हमारा एक डेटाबेस, ये हमारा है क्या? डीबी। तो अब होगा ये कि अगर ये कोई डाटा ओरिएंटेड रिक्वेस्ट है, तो कंट्रोलर उस डाटा को कहां भेजेगा? मॉडल में भेजेगा। ये मॉडल क्या भला है? ये अभी हम बनाने लगे हैं, इसीलिए फ्लो बता रहा हूं कि कंट्रोलर हैज नो वे टू सेंड द डेटा डायरेक्टली टू द डीबी। वी हैव टू क्रिएट अ मॉडल। और ये मॉडल किस में बनेगा? ब्रिज कौन है? डेटाबेस और मोंगूज। तो ये मॉडल किस में बनेगा? मोंगूज में बनेगा। और उस मॉडल का स्ट्रक्चर, जब ये मॉडल में बन जाएगा, तो फिर जितने भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म करेंगे डेटाबेस में, वो सारे के सारे ऑपरेशंस, चाहे वो क्रिएट ऑपरेशन है, चाहे वो अपडेट ऑपरेशन है, चाहे वो गेट ऑपरेशन है, चाहे वो गेट ऑल ऑपरेशन है, ये सारे के सारे ऑपरेशन जो डीबी भी परफॉर्म कर रहे होंगे, वो आप किसके थ्रू कर रहे होंगे? मॉडल के थ्रू कर रहे होंगे। एंड इट्स ए टू वे एरो। मतलब मॉडल डाटा को भेजेगा भी और डाटा को लेके भी आ सकता है। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब है कि हमारा फोकस इस पे होना है। अब मॉडल के अंदर हमने एक चीज बनानी है, जिस चीज को हम कहते हैं स्कीमा। क्या बोलते हैं? स्कीमा। स्कीमा क्या है? बेसिकली ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें हम रूल्स एंड रेगुलेशन स्पेसिफाई करते हैं। फील्ड कौन सी होगी, उसकी डेटा टाइप कौन सी होगी, उस पे कौन कौन से वैलिडेशन रूल्स होंगे, दूसरी फील्ड का नाम क्या होगा, उसकी टाइप कौन सी होगी। तो जो जो चीज हम स्कीमा में डिफाइन करेंगे, स्कीमा बनाने के बाद, अच्छा स्कीमा में क्या होगा? बेसिकली डॉक्यूमेंट्स का स्ट्रक्चर। जो डॉक्यूमेंट हम डेटाबेस में सेव कर रहे होंगे, क्या होगा? डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर। तो इस स्कीमा, CHEMA, स्कीमा का मतलब वैसे ही स्ट्रक्चर समझ लें आप। तो इसका मतलब आप देखें, कंट्रोलर को कुछ भी करना है तो वो किसको रिक्वेस्ट करेगा? मॉडल को। मॉडल बेसिकली किसको फॉलो करता है? स्कीमा को फॉलो करता है। तो अब हमें दो चीजें बनानी है। पहले हमें बनाना है स्कीमा। स्कीमा में वो सारा स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। स्कीमा बना के उस स्कीमा को किसके अंदर डालेंगे? मॉडल के अंदर। और मॉडल फिर क्या करेगा? रेस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन फॉलो करेगा। तो अगर ये कंप्लीट फ्लो हो जाएगा तो दिस इज मॉडल, मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। यहां तक बात समझ आ गई है? अब जरा इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे तो आपको मजा आएगा, अगर आपको ये थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग इसकी हो गई है तो मुझे क्या करना है? स्कीमा बनाना है। क्या बनाना है भाई? कहां से देख के बनाऊं? तो आप यहां अगर देखें, ये वाली डॉक्यूमेंटेशन कंपैरेटिवली ज्यादा सिंपल है कि आप यहां से नीचे जाएं तो ये देख रहे हैं वो कह रहा है डिफाइनिंग अ मॉडल। वो डिफाइनिंग अ मॉडल में इस पूरे कोड में कहीं मॉडल का लफ्ज नजर आ रहा है? तो इसका मतलब मॉडल से पहले आपको क्या चाहिए? स्कीमा चाहिए। वो देख रहे हैं मॉडल्स आर डिफाइंड थ्रू द स्कीमा। मॉडल किसके जरिए डिफाइन की जाती है? और स्कीमा ये होता है बेसिकली। अभी मैं बनाऊंगा तो पता लगेगा। जब स्कीमा बन गया तो फिर इस स्कीमा को किसके अंदर पास करते हैं? मॉडल के अंदर पास करते हैं, और वो आपको यहाँ पे कहीं दिखेगा। ये मॉडल है। mongoose डॉट मॉडल बिल्ट इन फंक्शन है।
और उसके अंदर आप अपना बनाया हुआ स्कीमा पास कर देंगे। लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ से अगर आप स्कीमा देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, स्पेशली इफ यू आर अ बिगिनर। थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर मसला नहीं लगेगा। आप सिंपली यहाँ पे जाए, स्कीमा पे जाएं और ये देख लें, काइंड ऑफ सिमिलर, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो स्कीमा बनाया तो ये वाली डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करें, ये डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करें, जो मर्जी फॉलो करें। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ से जाके यही वाली फॉलो करूंगा। मुझे दो चीजें चाहिए स्कीमा बनाने के लिए। अच्छा, अगला सवाल, स्कीमा बनाए कहाँ पे? तो आप देख लें, मॉडल कंट्रोलर का फोल्डर मैंने अलग बनाया था और शुरू में ही मॉडल का फोल्डर अलग बना दिया था। इस मॉडल के फोल्डर में आए और यहाँ पे एक नई फाइल बनाएं, और हम बेसिकली जो कलेक्शन बनाएंगे वो किसकी बनाएंगे? क्योंकि जिस नाम का मॉडल बनाएंगे उसी नाम की क्या बनेगी? कलेक्शन। मैंने कहा था ना कलेक्शन खुद ब खुद बनेगी। तो मैं फिलहाल ये कह रहा हूँ, PRODUCTS, प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट डॉट मॉडल डॉट जेएस। कन्वेंशन है, जैसे मैं प्रोडक्ट डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस, वैसे मैं क्या कह रहा हूँ, प्रोडक्ट डॉट मॉडल डॉट जेएस, प्रोडक्ट डॉट राउट डॉट जेएस, प्रोडक्ट डॉट व्यू डॉट जेएस। अगर होता तो, व्यू बनाते नहीं हम नॉर्मली क्योंकि हम एपीआई बना रहे हैं। तो इस मॉडल के अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो वो दो लाइनें जो आपने कॉपी की प्योर यहां से। अगली बात, आप सिंपली क्या करेंगे, यहां पे न्यू SCHEMA स्कीमा, ये स्कीमा बिल्ट इन फंक्शन है और ये एक ऑब्जेक्ट लेता है एज अ पैरामीटर, हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेगा। समझ आई बात? ये क्या बना रहा हूं, स्कीमा। क्या बना रहा हूं? क्यों? फाइल का नाम तो मॉडल रखा है, क्योंकि मॉडल को क्या चाहिए, मॉडल बनाना है। तो उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक बिल्ट इन फंक्शन कॉल कर लें। लेकिन उस मॉडल को क्या चाहिए होगा, यानी आपका ये मॉडल बन गया, ये मॉडल है आपका, बस दैट्स इट। तो इस मॉडल को आप दो चीजें पास करते हैं, कितनी? एक मॉडल का नाम, क्योंकि आपके एक से ज्यादा मॉडल हो सकते हैं, तो हर मॉडल का एक यूनिक नेम होगा। तो मैं इसको क्या नाम देता हूं, PRODUCT। और दूसरी जगह पे क्या दूंगा, यहाँ पे स्कीमा। इसके लिए मुझे यहाँ स्कीमा बनाना पड़ रहा है। तो ये जो स्कीमा है ना, आप इसे कॉन्स्ट करके कोई नाम दे दें, PRODUCTSCHEMA इक्वल्स टू दिस। क्या आप न्यू स्कीमा का फंक्शन यूज करके जो भी स्कीमा बनाएंगे वो किस में स्टोर कर दे, और इसको आप यहाँ पे पास कर दें, दैट्स इट। मेक सेंस? हमने एक्चुअली मॉडल बनाना था, मॉडल तो बिल्ट इन फंक्शन है, वो कॉल करने से मॉडल क्रिएट हो जाएगा, लेकिन मॉडल को क्या चाहिए, स्कीमा चाहिए। तो वो स्कीमा पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। स्कीमा में आप क्या डिफाइन करते हैं, मेटा डेटा, कि आपकी कलेक्शन में। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, मॉडल में जो नेम देते हैं ना, एग्जैक्टली इसी नाम से आपकी कलेक्शन क्रिएट होती है, इसलिए ये नाम सोच समझ के रखना। और दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, जो नाम आप मॉडल का रखते हैं इसी नाम से कलेक्शन क्रिएट होती है, बट वो प्लूरल में होती है। अगर आप यहाँ प्रोडक्ट रखते हैं तो कलेक्शन किस नाम से क्रिएट होगी, प्रोडक्ट्स, यानी वो एस खुद ऐड कर लेगा बीच में। सॉरी, वहां जाके खुद कस्टमाइजेशन नहीं करेंगे मैनुअली, वरना वो सारी बहुत सारी चीजें मैसअप हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंसी होगी, क्योंकि फिर आपको मेक श्योर करना होगा कि जो चेंज आपने उधर की है वो चेंज पूरी एप्लीकेशन में जहां जहां वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है वहां जाके करें। तो कोशिश करेंगे आप डेटाबेस में मैनुअली जाके कुछ भी ना करें। ठीक होगी बात? तो ये प्रोडक्ट का यानी मॉडल का नाम रखना इसलिए जरूरी है कि इसी नाम से क्या क्रिएट होता है, कलेक्शन क्रिएट होती है। अभी देखिए, अगर कलेक्शन क्रिएट होगी तो वो प्लूरल के साथ होगी, यानी प्रोडक्ट्स होगी, मैंने प्रोडक्ट रखा और साथ में ये स्कीमा। अब वो जो कलेक्शन क्रिएट होगी, कलेक्शन के अंदर क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या होता है, फील्ड्स। तो यहां मुझे वो बतानी है कौन कौन सी फील्ड होंगी। तो मैं इसी को अज्यूम कर लूं, अगर आप मुझे इजाजत दें, कि यही सारी फील्ड्स रखनी है मुझे। तो स्कीमा में जो ऑब्जेक्ट पास करते हैं आप, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप जेसन ऑब्जेक्ट नहीं पास करते, बल्कि सिर्फ फील्ड्स, जितनी फील्ड्स आपको रखनी होती है ना अपनी कलेक्शन में,
उन फील्ड्स का नाम लिखते हैं लेकिन बगैर कोड्स के और बगैर आईडी के, क्योंकि हमें पता है कि डेटाबेस का ये रूल है कि वो आईडी की फील्ड क्या करता है, ऑटो क्रिएट कर देता है। इफ यू आर नॉट गोइंग टू गिव आईडी फील्ड, वो क्या कर लेगा, इसको ऑटोमेटिकली खुद क्रिएट कर लेगा। लिहाजा रिमूव दी डबल कोट्स। ठीक, सॉरी, टाइम स्टैम्प अगर हम यहाँ सेकंड पैरामीटर देना, टाइम स्टैम्प ट्रू तब क्रिएट करेगा, जब हम खुद एक्सप्लिसिटली नहीं कहेंगे तो वो नहीं करेगा। ठीक, अगर टाइम स्टैम्प देना है आपको तो यहाँ सेकंड पैरामीटर में जाएं। पता है टाइम स्टैम्प क्या होता है आपको? छोड़ दें फिर, जब करेंगे तो फिर बताएंगे। ठीक है, तो ये जो इसके राइट हैंड साइड पे, यानी ये जो मैं चाहता हूं जी कि मेरा जो कलेक्शन बने, उस कलेक्शन के अंदर जो डॉक्यूमेंट आए, उस डॉक्यूमेंट में ये फील्ड्स होनी चाहिए। अब मुझे टाइप भी बतानी है कि हर फील्ड की टाइप क्या होनी चाहिए, तो मैं क्या कहता हूं यहाँ पे, टाइटल क्या होगा, स्ट्रिंग, ये क्या होगा, प्राइस, नंबर, ये क्या होगा अगेन, स्ट्रिंग। अच्छा, आप अब मुझसे पूछें कि ये आपको कैसे पता चला कि डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं, तो आप यहाँ पे जाएं डॉक्यूमेंटेशन में, यहाँ पे मोंगोडीबी की वैलिड डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं जो आप दे सकते हैं, किधर मिलेगी? ये स्ट्रिंग दे सकते हैं, नंबर, डेट, बफर, बुलियन, मिक्स्ड, ऑब्जेक्ट आईडी, अरे, डेसिमल, 128, मैप, स्कीमा, यूयूआईडी और बिग इंट। सारों का मतलब अभी आपको समझ नहीं आएगा, जो जो यूज करूंगा समझ आ जाएगा। मोस्ट कॉमन जो है वो नंबर है, स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट है, अरे है, वो तो आपको पता है, बुलियन है, ये सारी आपको पता है। ठीक है, अगर टाइप्स आपको देखनी हो तो यहाँ से देखनी। वापस यहाँ पे आए, इसको भी क्या करें आप, स्ट्रिंग कर दें। वापस यहाँ पे आए, इमेज को अभी हम डील नहीं कर सकते, पता है, जब तक हम प्रॉपर फ्रंट एंड से वो इमेज अपलोड करके बैकएंड पे इमेज हैंडलिंग के लिए वो आपको क्लाउडिनरी या कोई क्लाउड सर्विस यूज करनी पड़ेगी। इस पे आई टॉक अबाउट दैट। मैं इसको मजीद सिंपल कर सकता हूँ, नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी नहीं कर सकते। हम एक दफा CRUD का पूरा फ्लो कंप्लीट कर लें, फिर आई डेफिनेटली कम टू दिस कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। क्लियर है? ये हमारा बन गया है एक तीर से दो शिकार, स्कीमा भी और मॉडल भी। यहां तक सारा क्या बना था, स्कीमा, और ये क्या है, मॉडल। मॉडल को नाम क्या दें, अगेन PRODUCT, मीनिंगफुल नाम दें ताकि वो नाम आपको याद रहे। माई मॉडल इज नॉट अ मीनिंगफुल नेम सिंस आई एम गोइंग टू एक्चुअली हैव इट। तो इसको मुझे क्या करना है, मॉडल को भी किसी दूसरी फाइल में यूज करना है, तो इसको क्या कर लें, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट मॉडल। ये कह रहा है जी कॉन्स्ट मॉडल, अच्छा मे बी ये एरर देगा कि आप इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करें, देख लेंगे जब एरर दिया तब पता कर लेंगे इसको, वरना हम कॉन्स्ट हटा देंगे और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लेंगे। ठीक होगी जी बात तक बस, और बस दैट्स इट। In order to talk to the database, there are two steps. One is establish a connection, वो पहले हमने कर लिया था, DB connection. Second is, सेकंड स्टेप में को फर्दर दो स्टेप में डिवाइड किया गया, यानी क्रिएट अ मॉडल। तो दूसरा स्टेप क्या है, क्रिएट अ, तो मॉडल क्रिएट करने जाएंगे तो आगे दो स्टेप्स हैं कि पहले आप मॉडल को क्या चाहिए, स्कीमा, भाई पहले स्कीमा बना लें फिर आप मॉडल बनाएंगे। यहां तक सबको क्लियर है? अब हम, इट वुड बी अ मैजिक फॉर अस, बहुत सिंपल है। वापस जाए, यहाँ फसाद यहां से शुरू हुआ था कि जो रिक्वेस्ट यूजर भेज रहा है, उस रिक्वेस्ट को हमने किधर भेजना है, डेटाबेस में। अब याद रखिएगा, रिक्वेस्ट जो यूजर जिस शेप में रिक्वेस्ट भेज रहा है, वो शेप एग्जैक्ट मैच करनी चाहिए आपके स्कीमा से। हमने तो ये स्कीमा चेंज कर लिया ना, तो इसका मतलब हम अपने आने वाले इनकमिंग डाटा को भी क्या करेंगे, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी रखेंगे सिर्फ। समझदार हूं ना मैं, कॉम्प्लेक्स चीजें हटा दी हैं। तो ये कर लें, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, और ये सारा कुछ रूल फॉलो हो रहा है। एक बीच में नंबर है, बाकी तीनों स्ट्रिंग है, तो एक बीच में नंबर है, बाकी तीनों क्या है, स्ट्रिंग है। याद रखिएगा, ये जो डेटा है जो आप क्लाइंट से भेजेंगे, इट शुड एग्जैक्टली मैच विद द स्कीमा, अदरवाइज एरर देगा। और ये एरर अभी इंटेंशनली क्रिएट करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि हमने ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर को भी पेंडिंग छोड़ा है। क्यों पेंडिंग छोड़ा है कि पहले एरर तो क्रिएट कर लें,
तो एरर क्रिएट करने निकले तो नया खाता खुल गया, ये पूरा फ्लो पढ़ना पड़ा। तो पहले बगैर एरर के कर लेते हैं, फिर एरर क्रिएट करेंगे। तो ये हो गया जी। अब हम ये चाहते हैं कि रिक्वेस्ट की बॉडी यहां पे आएगी, मैं इसे कह देता हूं जी मिसाल के तौर पे const product इक्वल्स टू दिस। रिक्वेस्ट बॉडी में जो भी चीज आ रही है उसे एक वेरिएबल में सेव कर दें। और अब आपने इस इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में भेजना है, तो ये डेटाबेस की कम्युनिकेशन किसके थ्रू होगी? मॉडल के थ्रू। मॉडल किसको यूज करेगा? स्कीमा को, कलेक्शन क्रिएट भी करने के लिए और सारे कलेक्शन पे ऑपरेशन परफॉर्म भी करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या इंपोर्ट करूं? एरर किधर से आ गया? ये मुझे डाउट था जो। ये कह रहा है प्रोडक्ट्स डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस की लाइन नंबर 10 में। तो क्या मसला है जी इसे लाइन नंबर 10 में? लाइन नंबर 10 में ये कोई ब्रैकेट क्या एक्स्ट्रा जा रही है? ओह यस, यहां से मैंने वो हटा दिया ना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो कह रहा है जी ऑब्जेक्ट की है, वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है मॉड्यूल डॉट फाउंड, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हम ES6 मॉड्यूल में काम कर रहे हैं, और जब हम अपनी कोई जावास्क्रिप्ट का मॉड्यूल बनाएंगे तो उसे डॉट। तो ये चीजें आपको छोटी छोटी, जहां एरर आए ना वहीं रुक जाएं आगे जाने से पहले, ताकि आप वो सॉल्व करें तब आप आगे जाएं। अभी भी उसको मस्त। वो कह रहे जी प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड, और वो ये यहाँ पे एरर दे रहा है। बहुत मस्तियां करता है यार। प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड। ये मॉडल डॉट जेएस की लाइन नंबर 13 में। ओ भाई मॉडल डिफाइंड, अच्छा। वो ये कह रहा है कि ये मॉडल फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं लेकिन इसे इंपोर्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, यहाँ मॉडल फंक्शन बिल्ट इन है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? नहीं, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि मोंगूज तो कॉल्ड है ना। हम मोंगूज डॉट मोंगू ऑब्जेक्ट है, तो ये दिस शुड बी नॉट लाइक दैट। सो इसका मतलब ये है कि कुछ और गड़बड़ है। एक काम और करते हैं, ये जो हमने गलत काम किया है इसको सही कर लेते हैं। और यहाँ से दोबारा क्या कर लेते हैं जाके, इसको ये कर लेते हैं। ठीक, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, कहने का मतलब ये है, मैं उल्टा बोल रहा था, आप उसको सीधा कर लें अब। ठीक है जी, डन हो गया। तो कॉन्स्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, और ये यहाँ पे इंपोर्ट हुआ, और अब मैं इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करूंगा किस काम के लिए? प्रोडक्ट, अच्छा ये मॉडल है, ये प्रोडक्ट क्या है? क्योंकि यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, ये वाला फंक्शन मॉडल क्रिएट कर रहा है, और उस मॉडल को क्रिएट करके उसका रेफरेंस कहाँ स्टोर कर रहा है? प्रोडक्ट। तो अब मॉडल की रिप्रेजेंटेशन पूरे कोड में किस नाम से होगी? प्रोडक्ट की होगी। तो अब मुझे जो भी ऑपरेशन डेटाबेस में परफॉर्म करना होगा वो किसके थ्रू करूंगा? मॉडल के थ्रू करूंगा। अब मॉडल के थ्रू कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ? क्रिएट कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, पूरे के पूरे CRUD ऑपरेशन इसके थ्रू कर सकता हूँ। तो सबसे पहला ऑपरेशन मुझे कौन सा करना है? क्रिएट। तो मैं करूंगा प्रोडक्ट डॉट क्रिएट, बिल्ट इन फंक्शन है, और उसमें आप ये पास कर, दैट्स इट। और एक चीज और, किससे बात कर रहा हूं? डेटाबेस से। तो ये बात मत भूलिएगा। एसिंक्रोनस ऑपरेशन रखिएगा। डेटाबेस के सारे ऑपरेशंस क्या होंगे? लेकिन मसला ये है कि एसिंक तो फिर नहीं पढ़ाया, तो कल तक गुजारा कर लें, मतलब रटा रटा कर लें कि एसिंक का वेट क्या है। कल बता दूंगा तो फिर आपको, क्योंकि आज इन्हें बताया तो फिर मैं डी टैग हो जाऊंगा, किसी और तरफ निकल जाऊंगा, फिर ये काम रह ही जाएगा। तो हमने डेटाबेस के जितने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो क्या करने हैं? एसिंक रखने हैं वो। और आई थिंक दैट्स इट।
फिलहाल हम यहाँ ये काम करते हैं ताकि एरर आए तो इधर ही पता लग जाए ना। एरर हैंडलिंग अभी की नहीं है, जब करेंगे तो पता लग जाएगा, जब करेंगे तो चलेंगे लॉग ERROR यहाँ, ताकि सर्वर पे एरर दिखा दे हमें। और अगर सक्सेसफुल हो जाए तो इसको छोड़ें और यहाँ पे क्या करें, प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। आई एम अज्यूमिंग एवरीथिंग विल गो स्मूथ, लेकिन अगर कोई मसला आया तो देख लेते हैं। मेक श्योर पोस्ट रिक्वेस्ट है, इसको हिट करें, प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब सब कुछ ठीक हो चुका है। तो सबसे ठीक होने की कंफर्मेशन कहाँ होगी कि मोंगोडीबी में जाएं, खुद डेटाबेस क्रिएट होना चाहिए, डेटाबेस के अंदर प्रोडक्ट्स नाम की कलेक्शन होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स नाम की कलेक्शन में ये सारा डेटा पहुंच चुका होना चाहिए। लेट्स डू दैट। कनेक्ट, खुद ही क्रिएट हुआ, प्रोडक्ट नाम की कलेक्शन क्रिएट हुई, आईडी कॉलम ऑटो क्रिएट हुआ, टाइटल प्राइस डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी जो हमने भेजी थी। ये जो आखिरी इसको वर्जन कहते हैं, हर डॉक्यूमेंट का एक वर्जन भी मेंटेन रखता है, वर्जन नंबर अगर आप इसको मेंटेन रखता है, इग्नोर कर दें, ये भी डिफॉल्ट फील्ड है इसकी, ठीक है। असल मतलब की चीजें आपकी ये हैं, और आईडी बहुत काम की चीज है, वो डिफॉल्ट क्रिएट होती है और वो लाजमी है हर एक कलेक्शन के हर डॉक्यूमेंट में, अदरवाइज उससे काम नहीं चलेगा। दैट्स इट फॉर नाउ। आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड द फ्लो विच वाज राइट इन हेयर। व्यू ने रिक्वेस्ट भेजी, किसने हैंडल की, कंट्रोलर ने किधर भेजी, मॉडल ने किसको इस्तेमाल किया, और मॉडल ने बात करके किसको भेजा, कहाँ पे, डेटाबेस में। दिस इज द कंप्लीट फ्लो ऑफ 3 टायर एप्लीकेशन। आई नो इट्स अ बेसिक वन, और ये आइडियल केस है, कोई एरर नहीं आता, कोई कुछ भी नहीं आता, लेकिन रियल टाइम में बहुत सारे एरर्स भी आते हैं, बहुत सारे ब्लंडर्स भी होते हैं। सो कल हम करंट ऑपरेशन कंप्लीट करेंगे, इट्स जस्ट मैटर ऑफ 5 मिनट्स। अगर आपका मॉडल बन गया ना, बाकी सारे काम मॉडल ने करने हैं। असल काम हमें अब क्या करना है, एरर्स क्रिएट करने हैं इंटेंशनली, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर को डिस्कस करना है, और उन एरर्स को कहाँ जाके हैंडल करना है, ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर, जहां से हमारा ब्रेक हुआ था चेन, उसको दोबारा रिकनेक्ट करेंगे। यहां तक किसी का सवाल है तो बता दें, नहीं सवाल तो आखिरी स्टेप क्या है, हर दिन हर काम करने के बाद क्या करेंगे, गेट एड डॉट, सारा कुछ क्या हो चुका है, यहाँ से ऐड हो चुका है, यानी चेंजेस 0, सारी चेंजेस कहाँ जा चुके हैं, 6 की 6 स्टेज हो चुकी हैं। अगला स्टेप क्या है, गेट कमिट आगे, -m आगे, तुसी क्यों नहीं बोल रहे, अरे क्या, मतलब इखलाकियात के आला तरीन नमूने पेश कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं खुद पूछ रहा हूँ, बोल दे तो फिर बोल दे भाई। आई नो कि बहुत ओबीडियंट है आप, अल्लाह आपको ऐसे ही रखे, घर में भी और इधर भी। तो यहाँ मैसेज देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, हमने क्या किया है, डीबी सेटअप या डीबी कनेक्शन या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और अगला स्टेप क्या है जी, अब आप इसे पूछ लेते हैं, चले चले नहीं पूछते, कोई भी बता दे, अगला स्टेप क्या है, गेट पुश। तो गेट पुश करूंगा तो क्या देगा, एरर देगा, क्या एरर देगा, बैकएंड नाम की फोल्डर पहले से आपकी उस गेट पे पड़ा हुआ है, ऐसे ही है ना। तो हम क्या करते हैं, अभी 3 मिनट बाकी हैं, तो हम यहाँ से जाते हैं, चेक करते हैं कि गेट में बैकएंड की कोई खास चीज पड़ी हुई है या वो आम सी है, तो फिर हम उसे डिलीट कर देते हैं। DAC के बैकएंड नाम का फोल्डर पहले से पड़ा हुआ है, और ये कब का पड़ा हुआ है जी, 3 मंथ्स अगो, और इसमें कुछ भी खास नहीं है। लिहाजा रेपो को डिलीट कैसे करते हैं, सेटिंग में जाएं, नीचे जाएं, और डिलीट दिस रिपोजिटरी, आई वांट टू डिलीट इट, आई हैव अंडरस्टूड इट। तो कह रहा जी आपने बहुत कोई रॉकेट साइंस मारी हुई है, बहुत सिक्योर फाइल है, तो आप डिलीट करेंगे तो इसकी कॉन्सिक्वेंसेज आपको भुगतने पड़ेंगे। मैं कहा नहीं यार, मैंने पता है मैं की कर रहे हैं। ओ कह रहा जी नहीं, तुसी सान यकीन दिलाओ कि तुसी आप ही डिलीट कर रहे हो, कोई और बंदा तो नहीं डिलीट कर रहा। जी ਅਸੀਂ आप पे ही हैं। ठीक हो गया जी, अब बैकएंड खत्म। अब आप यहाँ पे जाएं, चाहे तो गिट पुश कर दें, चाहे तो पब्लिश ब्रांच कर दें। गिट पुश करेंगे तो आपको वार्निंग देगा कि आपकी
बैकएंड के नाम की रेपो बनी हुई नहीं है, तो आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो फिर आपको वो सेटिंग कमांड में मुश्किल हो जाएगी, 2-3 कमांड सीक्वेंस में देनी पड़ेगी, लिहाजा हम ग्राफिकली करते हैं। इस पे पब्लिश करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि आप ये जो बैकएंड है, ये इसको पब्लिक रखना चाहते हैं, प्राइवेट रखना चाहते हैं। पब्लिक का मतलब है एनीबॉडी कैन एक्सेस इट विद अ लिंक, और प्राइवेट का मतलब है ओनली मी एंड ओनली दोज whom I'll give permission will be able to access it। तो मैं कहता हूँ यार ये कौन सा बड़ी रॉकेट साइंस है, पब्लिक ही कर दो। फिर मैंने पब्लिक किया, I'll take couple of seconds to upload it and then it will give us finally a message that your repo has been published to the remote, successfully published to the SDR Yasir/backend to the repository। And now if I go back and I refresh it and then I search for the backend, just now updated now, backend पे जाएं तो जो कुछ मेरी लोकल रेपो में था वो सारा का सारा कहाँ जा चुका है। तो आज के बाद अगर आपको ये कोड चाहिए जो मैं लिख रहा हूँ, जस्ट इन केस ऑफ रेफरेंस, कहीं एरर कहीं स्टक हो गए, अभी तो नहीं स्टक होंगे, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन में जाएंगे तो आप मे भी कहीं स्टक हो जाए, कहीं कोई चीज आप अक्सर स्टूडेंट कंप्लीट करते सर आपकी चल रही थी मेरी नहीं चल रही, तो वहां से आप इसे देख सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। दिस इज द कंप्लीट फ्लो। अब ये वाला सोर्स कंट्रोल पैनल जब खाली हो तो इसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म में योर वर्किंग ट्री इज क्लीन। योर वर्किंग ट्री इज का मतलब है कि नो चेंज इज पेंडिंग, एवरीथिंग इज सबमिटेड, एवरीथिंग इज अप टू डेट। और आपने हमेशा अपना वर्किंग ट्री क्या रखना है, सफाई निस्फी मान है, खाली क्लीन रखना है, ठीक है। तो किसी का सवाल है तो पूछ लें, नहीं है तो अल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। और